एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन पी एंड टी, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का एडियाबैटिक रिलेशन ये देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले नोट करिएगा और 1 मोल ऑफ अ गैस, और 1 मोल ऑफ अ गैस, वैसे तो देखिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, लेकिन अगर एन की वैल्यू 1 हो जाए, यानी कि अगर 1 मोल की बात करी जाए, तो पीवी इज इक्वल टू आरटी हो जाएगा। यहां से हम ये कहेंगे V इज इक्वल टू आर टी, V इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी, V इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी। Put this value of V in the equation P V की पावर गामा इज इक्वल टू के। P V की पावर गामा इज इक्वल टू के, ये हमारे पास एक एडियाबैटिक रिलेशन आया है किसके बीच में, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। तो जो वॉल्यूम का ये फॉर्मूला बना है आर टी अपॉन पी, इसको V की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा V की जगह आर टी अपॉन पी की पावर गामा इज इक्वल टू के। ठीक है, यहां से हम ये कह सकते हैं P इंटू आर की पावर गामा, P की पावर गामा अपॉन P की पावर गामा इज इक्वल टू के। अब जो P है, P यहाँ है P की पावर 1, ये है गामा, तो ये हो जाएगा P की पावर 1 माइनस गामा इंटू T की पावर गामा इज इक्वल टू K अपॉन आर की पावर गामा, K अपॉन आर की पावर गामा। अब ये जो K अपॉन आर की पावर गामा है, देखिए K भी कांस्टेंट, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और गामा ये भी कांस्टेंट, तो ये भी एक कांस्टेंट हो जाएगा। इट इंप्लाइज दैट P की पावर 1 माइनस गामा इंटू T की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये रिलेशन होता है किसमें, एडियाबैटिक रिलेशन होता है ये प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। बताइए जी, क्लियर है? बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। ठीक है, चलिए जी। तो सबसे पहला जो हमने रिलेशन देखा, सबसे पहला रिलेशन देखा हमने रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। दूसरा रिलेशन जो हमने ये देखा एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब तीसरा देखेंगे एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन V एंड T। Adiabatic relation between V and T, volume and temperature। यहां पर भी बिल्कुल इसी तरीके से स्टार्टिंग करेंगे जैसे यहां पर था, फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, और वन मोल ऑफ अ गैस PV इज इक्वल टू RT। यहां मैंने क्या करा था, यहां मैंने वॉल्यूम निकाल लिया था प्रेशर की टर्म्स में। अब उल्टा करेंगे, अब निकालेंगे प्रेशर, निकालेंगे वॉल्यूम की टर्म्स में। तो P हो जाएगा P is equal to RT upon V। Put this value of P put this value of P in the equation P V की पावर गामा is equal to K। तो P की वैल्यू क्या है, RT upon V, RT upon V। ये तो P की जगह आ गया, और V क्या है, V की पावर गामा तो ऐसे लिखेंगे is equal to K। ये हो जाएगा R T इंटू V की पावर के नीचे 1 है, ऊपर जाकर हो जाएगा -1,
आर टी इंटू वी की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू के। मुझे रिलेशन देखना है किसमें, वॉल्यूम और टेम्परेचर में। तो आर को उधर ले जाओ बस, वी की पावर गामा माइनस वन इंटू टी इज इक्वल टू के अपॉन आर। अब आप समझ जाइए, के कांस्टेंट आर कांस्टेंट, तो के अपॉन आर भी एक नया कांस्टेंट। तो हम बोलेंगे v की पावर गामा माइनस वन इज इंटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये एडियाबैटिक रिलेशन होता है बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन क्या है, P इंटू वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्रेशर और टेम्परेचर के बीच रिलेशन है P की पावर वन माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन क्या है, V की पावर गामा माइनस वन इंटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। बताइए जी, क्लियर है इतना? इतना क्लियर है? हाँ, यस सर। अलग अलग हो गए ना रिलेशन? नहीं, रिलेशन सेम है, मतलब मेथड तो सबका सेम है ना। मेथड सभी का सेम है, Methods आप लिखिए। बस रिलेशन अलग अलग है ना। और है ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। अभी ये करने के बाद में एक इसमें जो हमारा बचा हुआ वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस, हमने आइसोथर्मल प्रोसेस का कर लिया था, एडियाबैटिक प्रोसेस का बचा हुआ है, तो वो करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस, तो यहाँ पर वही करेंगे काम जो हमको एक हम सिस्टम बनाते थे, वेसल बनाते थे, वो तो बनाना ही है यहाँ पर। बस क्योंकि मैं एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो वेसल है इसके बाहर की जो वॉल है ना, वो आप इंसुलेटिंग वॉल बनाएंगे जरूर। ये हो गया पिस्टन। इस पिस्टन का एरिया हो जाएगा कैपिटल ए। ये गैस और ये इंसुलेटिंग वॉल। इंसुलेटिंग वॉल हम ये कहेंगे, गैस एक्सपैंड हो रही है, तो वही जो हम करते आ रहे हैं, dW इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया इनटू dx। a इनटू dx हो जाता है वॉल्यूम, तो ये PdV, ये तो हमने देख ही लिया था पहले भी, dW इज इक्वल टू PdV। इसके बाद में सपोज, अब नोट करेंगे, सपोज द गैस expands, suppose the gas expands adiabatically, suppose the gas expands adiabatically and changes from the initial state and changes from the initial state T1, B1, T1
टू P2 V2 T2। देखिए इसमें क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने ये बोला है कि जो हमारी जो गैस है ना, गैस का प्रेशर भी, वॉल्यूम भी और टेम्परेचर भी, वो भी लगातार चेंज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में बस ये ध्यान रखना है कि देयर शुड नॉट बी एनी हीट फ्लो, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी तरीके का हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। तो यानी कि जो हमारा गैस है उसका प्रेशर भी, वॉल्यूम भी और टेम्परेचर भी, तो तीनों के तीनों टर्म्स ऐसे हैं जो चेंज हो सकते हैं। अब इसके बाद में हम ये देखते हैं कि अब मैं एक, जब एडियाबैटिक प्रोसेस के वर्क डन की बात करूंगा, तो जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस के वर्क डन की बात करी थी, तो वर्क डन तो वैसे ही निकाला था जैसे निकालते हैं, मतलब इसको dW इज इक्वल टू PdV को इंटीग्रेट करके। लेकिन आइसोथर्मल का था तो W के नीचे मैंने आइसो लिख दिया था। अब एडियाबैटिक का है तो W के नीचे मैं एडिया लिख दूंगा, ADIA एडिया, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। हम लिखेंगे इसको W एडिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 से V2 और P डी, V1 से V2 P dV। V1 से V2 क्यों लिया, क्योंकि मैं वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं वो वॉल्यूम वाली ही आएंगी। V1 से V2 वॉल्यूम चेंज हो रहा है। फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, for an adiabatic process, PV power gamma is equal to K. It implies that P is equal to K into V upon K upon V upon K upon V की पावर गामा। ये हो गया, इस वैल्यू को यहां डाल दीजिए, put this value in equation 1, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। P is equal to K upon V की पावर गामा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए। तो W एडिया ये हो जाएगा इंटीग्रेशन V1 टू V2, और P की जगह ये आ जाएगा K अपॉन V की पावर गामा इंटू dV। अब देखिए ये जो K है, ये K तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकाल दीजिए आप। K को हमने निकाल दिया बाहर, इंटीग्रेशन V1 से V2 V की पावर गामा है ना, तो ये न्यूमरेटर में आके क्या हो जाएगा, माइनस गामा, V की पावर माइनस गामा dV, ये हो गया। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होता है, x की पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, है ना। तो ये हो जाएगा k इंटू वी की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगा दीजिए v1 से v2, v1 से v2। ये माइनस गामा प्लस 1 लिखो या 1 माइनस गामा लिखो, एक ही बात है। अब इधर दूंगा इसको लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा, जैसे कि माइनस गामा प्लस 1 है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता इंटीग्रल में, जब हम वैल्यू डालते हैं तो इसको बाहर निकाला जा सकता है। ये हो जाएगा k अपॉन, एक मिनट, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं नीचे करता हूँ। k अपॉन माइनस गामा प्लस 1 है, कांस्टेंट है ना, इसको बाहर निकाल लिया, 1 माइनस गामा हो गया, 1 माइनस गामा, और v की पावर माइनस गामा प्लस 1, तो अपर लिमिट v2 हो गया, v2 की पावर, हाँ, v2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस v1 की पावर 1 माइनस गामा।
इतना समझ गए? ठीक है, ये करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, जैसे कि के है ना, इस के को अंदर ले जाइए, बाहर रहने दो 1/1 माइनस गामा, के इंटू ये ना v2 की पावर 1 माइनस गामा, v2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस के इंटू v1 की पावर 1 माइनस गामा। Since relation between P and V for an adiabatic process says that PV की power gamma is equal to constant. PV की power gamma is equal to constant. तो इसका मतलब क्या है कि कुछ भी प्रेशर हो, कुछ भी वॉल्यूम हो, वॉल्यूम की पावर में गामा हो, तो वो कांस्टेंट के बराबर होता है। तो हम ये कहेंगे इट इंप्लाइज दैट कि P1 into V1 की पावर गामा हो या P2 into V2 की पावर गामा हो, दोनों ही कांस्टेंट के बराबर है। ठीक है, यही होता है हमेशा कि जब भी हम ये कहते हैं कि एनीथिंग इनटू अनदर थिंग, कोई भी एक चीज और दूसरी चीज का मल्टीप्लिकेशन अगर कांस्टेंट के बराबर है, मान लो a into b is equal to कांस्टेंट है, तो a1 b1 is equal to a2 b2 is equal to a3 b3 is equal to a4 b4, मतलब कितनी भी वैल्यूज ले लीजिए अलग अलग, उन सबका मल्टीप्लिकेशन उस कांस्टेंट k के बराबर होगा। अब ये जो k है, इस k को हम क्या करेंगे, नहीं सर वो बता रहा था। तो P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू K, K इज अ कांस्टेंट। आप क्या करिए, इस वैल्यू को यहां डालिए, देयरफॉर ज्यादा नहीं क्या W एरिया, एडियाबैटिक का ही तो निकाल रहा है, मतलब 1/1 माइनस गामा, और K की जगह आप डाल दीजिए P1 V1 की पावर गामा, P1 सॉरी यहां डालो क्योंकि V2 है ना, इधर डालो P2 V2 की पावर गामा, V2 V2 की पावर गामा इंटू V2 की पावर 1 माइनस गामा, माइनस इधर है कि इधर P में आप डाल दीजिए ये वाला P1 V1 की पावर गामा, आपकी मर्जी है, पर मैं डाल क्यों रहा हूं वो भी आप समझ जाएंगे। P1 V1 की पावर गामा इंटू V1 की पावर 1 माइनस गामा। ठीक है बेटा, इतना बताइए, यहां तक क्लियर है सभी को? ईशान, एकांश बताइए। यस सर। ठीक है, कनिष्का, समक्ष, ऐश्वर्या, अनुष्का, यस सर। यस सर। ध्रुव, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, यस सर। चलिए अर्श समझ गए? यस सर। ओके, 1/1 माइनस गामा। अब देखिए V2 है इधर, इधर भी V2 है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड अप हो जाती है, तो गामा प्लस 1 माइनस गामा, माइनस गामा से प्लस गामा कट जाएगा, केवल V2 की पावर 1 बचेगा, यानी कि केवल V2 बचेगा। हाँ जी, तो ये हो गया P2 V2 माइनस P1 V1। ये हो गया वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। बताइए जी, क्लियर है? तो 1 मिनट रुको, 1 मिनट बाद दे देना। एक चीज और देख लीजिए फिर इसमें हम ये कहेंगे कि also P2 V2 is equal to NR P2 and P1 V1 is equal to NR P1। Therefore एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस गामा, P2 V2 की जगह लिख सकते हैं NR T2 माइनस P1 V1 की जगह लिखा जा सकता है NR P1। NR कॉमन है, बाहर निकाल लेंगे,
एन आर अपॉन 1 माइनस गामा ब्रैकेट में T2 माइनस T1। सर आर की वैल्यू होती है ना कुछ 0.0812 8.0 ठीक है जी। देखिए एन आर अपॉन 1 माइनस गामा इंटू T2 माइनस T1। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? क्लियर है? बताइए जी, सभी को इतना क्लियर समझ गए? चले आगे। यस सर। यस सर। हाँ जी, अब देखिए फोटोग्राफ। चलिए जी, इसके बाद में नेक्स्ट आप नोट करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो उसको खत्म, कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है। तो साइंटिस्ट है तो क्लॉजियस है तो हाँ, तो दोनों ने एक ही बात कही है, अभी समझा। ब्लैंक है हाँ हाँ, वही खत्म। इसके बाद नोट करेंगे। सर, हाँ जी, बताइए। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सिलेबस में है क्या? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है सिलेबस में। एक्चुअली स्कूल में हमारा सिर्फ आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस आज खत्म करवाया और चैप्टर खत्म करवा के काइनेटिक गैसेस शुरू कर दिया। नहीं नहीं नहीं, आप देखना, मैंने आपको सीबीएसई के लिंक से ही डाउनलोड किया हुआ पीडीएफ भेजा है, और उसमें देखना आइसोथर्मल प्रोसेस है, फिर एडियाबैटिक प्रोसेस है, उसके बाद एक लाइन और लिखी हुई है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कॉमा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। ठीक है, तो अभी दो टॉपिक्स बचे हैं इस चैप्टर में, मतलब स्पेशली मेंशन्ड है सिलेबस में, आप अपने टीचर को भी दिखा सकते हैं। और बल्कि मैं तो कह रहा हूँ मत दिखाना, मैं तो कह रहा हूँ मत दिखाना, अगर आप दिखाओगे तो वो भी करा देंगे वो, फिर वो भी आपको करना पड़ेगा। आगे छुड़वा दिया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हीट इंजन तो है नहीं, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, कार्नोट इंजन वो सब हटा दिया। कार्नोट इंजन हटा दिया कहाँ से? कार्नोट इंजन तो इतना इंटरेस्टिंग था कि पता नहीं क्यों हटाया। छोड़ो, अब छोड़ो, कोई बात नहीं। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से पहले पहले हेडिंग डालिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में सेकंड लॉ की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी? सेकंड लॉ की इस वजह से जरूरत पड़ी कि कुछ ना कुछ लिमिटेशंस, कुछ ना कुछ कमियां रह गई थी फर्स्ट लॉ में। तो सेकंड लॉ जो अपने आप में है ना, वो अपने आप में अकेला नहीं पूछा जाता, उससे पहले ये भी पूछ लेते हैं कि ऐसी क्या कमी थी। देखिए, सबसे पहले तो हो गया जीरो लॉ। जीरो लॉ मतलब जीरो पोजीशन वाला लॉ। उसके बाद हो गया फर्स्ट लॉ, उसके बाद हो गया सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ अपने आप में सफिशिएंट था, तो उसमें कुछ कमी रह गई होगी, तभी तो सेकंड लॉ की जरूरत पड़ी। तो हमसे ये पूछा जाता है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड हाउ दोज लिमिटेशंस आर रिकवर्ड बाय यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, पहले दो या तीन तीन पॉइंट लिखवाता हूं आपको। लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा आपसे ये पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन फिर भी एक पूछ लेते हैं सेकंड लॉ के साथ में। तो आप इसमें तीन पॉइंट्स लिखें। पहला, इट डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। It does not indicate the direction of transfer of heat। ठीक है, मतलब इसमें ये नहीं बताते डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। खैर अभी बताता हूँ आपको कि क्या है ये लिमिटेशंस, क्या है ये कमियां हैं क्या। सेकंड है, इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द it does not tell anything about the
conditions, it does not tell anything about the conditions under which heat can be converted into mechanical work. Under which heat can be converted into mechanical work. Third point है, it does not indicate the extent to which it does not indicate the extent it does not indicate the extent to which heat energy can be converted heat energy can be converted into mechanical work, can be converted into mechanical work continuously. देखिए पहला तो ये है कि इट डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। आप कहेंगे कि हीट की डायरेक्शन कैसे पता चलती है? देखिए हीट की ना डायरेक्शन होती है कि हीट हमेशा ज्यादा गर्म बॉडी से कम गर्म बॉडी की तरफ फ्लो करेगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो ठंडी बॉडी है, मतलब जिसका टेम्परेचर कम है, वो कम टेम्परेचर से ज्यादा की तरफ हीट फ्लो करे, मतलब वो कोई ठंडी बॉडी किसी गर्म बॉडी को और गर्म कर दे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। जो टेम्परेचर है ज्यादा, वो ज्यादा से कम की तरफ फ्लो करेगा। ये चीज क्लियर हुई किसमें? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। लेकिन ऐसा कुछ भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में नहीं बताया गया था। उसमें ये तो बताया था कि किसी भी तरीके का फ्लो ऑफ हीट ट्रांसफर नहीं होता इसमें, एडियाबैटिक वॉल में। लेकिन जहां पर भी डायाथर्मिक वॉल होगी वहां पर हीट फ्लो होता है, लेकिन कहां से कहां होता है ये नहीं बताया गया। तो पहली कमी तो ये थी। दूसरी कमी, it does not tell anything about the conditions under which heat can be converted into mechanical work। जैसे हम जानते हैं कि जो स्टीम इंजन होता है, स्टीम इंजन में हीट की वजह से ही स्टीम इंजन इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है कि इतनी हैवी, जो कई लाख टन की हैवी ट्रेन होती है, वो उस ट्रेन तक को मूव करा सकता है। स्टीम इंजन मूव करा सकता है एक जगह से दूसरी जगह तक। ट्रांसपोर्टेशन पहले स्टीम इंजन से ही होता था। तो it does not tell anything about the conditions under which heat can be converted into mechanical work। उन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कुछ ऐसा बताया ही नहीं कि हीट की हेल्प से हम मैकेनिकल वर्क भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज, एक तो ये बताया नहीं कि मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। दूसरा ये भी नहीं बताया कि अगर करा जा सकता है, वर्क में कन्वर्ट करा जा सकता है हीट को, तो अप टू विच एक्सटेंट किया जा सकता है, मतलब कितना करा जा सकता है और कितना नहीं किया जा सकता, ये नहीं बताया। तो ये तीन कमियां थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। इसको दूर करा गया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली क्या था कि दो अलग अलग साइंटिस्ट ने सेम बात बोली, लेकिन अलग अलग तरीके से बोली, तो दोनों के नाम पर रजिस्टर करा दिया गया इसको, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, एक क्लॉसियस और एक केल्विन प्लैंक। ठीक है, तो इसलिए दो स्टेटमेंट्स अलग अलग हैं, उनमें आपको किसी भी एक की लिबर्टी नहीं मिलेगी, आपको दोनों ही लर्न करनी होगी। सेकंड लॉ अगर पूछा जाता है तो दोनों का स्टेटमेंट आप बताओगे। तो देखिएगा, मैं इधर मेंशन कर रहा हूँ, और इसमें कोई आपको बहुत ज्यादा करना नहीं है। जैसे फर्स्ट लॉ में आपने डेरिवेशंस वगैरह भी देखे, आइसोथर्मल के लिए अलग, एडियाबैटिक के लिए अलग। यहाँ ये केवल थ्योरेटिकल टॉपिक है, और शायद यही सोच के आपके स्कूल टीचर ने शायद छुड़वा भी दिया हो इसको कि इसको कराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आपको पूछा नहीं जाता? हाँ, नहीं पूछा जाता है, तो थ्योरेटिकल हो सकता है उनको लगा हो कि मैं खुद एग्जाम में नहीं पूछूंगा तो मैं क्या पढ़ाऊँ। हो सकता है ये सोच कर मैं मतलब करा रहा हूँ। टाइम वेस्ट नहीं करके आगे स्लाइड में। सही है, सही है। चलिए, इसमें है second law of thermodynamics can be stated in two ways।
second law of thermodynamics can be stated in two ways. First है Kelvin Planck statement. Kelvin Planck statement. इसमें नोट करेंगे, it is impossible to construct an engine it is impossible to construct an engine it is impossible to construct an engine which will produce no effect other than which will produce no effect other than which will produce no effect other than extracting heat from a reservoir, extracting heat extracting heat from a reservoir and performing an equivalent it is impossible to construct an engine which will produce no effect other than extracting heat from a reservoir and performing an equivalent amount of work. ठीक है, मतलब इस तरीके का इंजन हम बना ही नहीं सकते. इंजन का क्या काम है? इंजन का काम यही है, एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर. रिजर्वायर क्या होता है? कंटेनर, कोई भी कंटेनर. तो कंटेनर क्या होता है? जहां पर कंबशन हो रहा है. जैसे हम ये बोलते हैं कि किसी भी मोटरसाइकिल की बात करें या किसी भी कार की बात करें, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक हैवी सा इंजन होता है. वो इंजन क्या है? और वो इंजन चारों तरफ से लोहे से या एल्यूमिनियम से कवर्ड होता है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है कंबशन होता है. कंबशन मतलब बर्निंग होती है, वहां पर फ्यूल जलता है. फ्यूल जलता है तो हीट की वजह से वर्क प्रोड्यूस होता है. ठीक है, और वर्क प्रोड्यूस होता है तो हमारा जो व्हील्स है वो व्हील्स घूमने शुरू हो जाते हैं. तो इंजन का क्या काम है कि किसी भी रिजर्वायर में से हीट को एक्सट्रैक्ट करना और हीट को एक्सट्रैक्ट करके परफॉर्मिंग एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क, फिर वर्क को परफॉर्म करना. तभी तो मोटर वगैरह सभी चलती है ना. तो जो इंजन है, इंजन सिर्फ और सिर्फ हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा और वर्क को परफॉर्म करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा. इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन व्हिच विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन एक्सट्रैक्टिंग. मतलब ऐसा कोई इंजन हम बना ही नहीं सकते जो इन दो कामों के अलावा कोई तीसरा काम करे. दो काम क्या? कि किसी भी रिजर्वायर से हीट को एक्सट्रैक्ट करना और इक्विवेलेंट अमाउंट का वर्क कर देना. जितनी हीट एक्सट्रैक्ट करेगा उतना ही वर्क कर देगा. बताइए जी, क्लियर है सेकंड लॉ? यस सर. इसके अलावा कोई तीसरा इफेक्ट इसके अलावा कोई तीसरा इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाला इंजन डिजाइन करना इम्पॉसिबल है. ठीक है, इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया था कार्नोट ने, है ना. और कार्नोट ने थ्योरेटिकल इंजन बनाने के बाद प्रैक्टिकल इंजन बनाने से पहले ही वो मर गया था. ठीक है, तो उसकी जो थ्योरी थी वो किताबों में ही रह गई. बस वो मैं चाह रहा था पढ़ाने के लिए पर सिलेबस में है ही नहीं. ट्राई करा बहुत लोगों ने, आज भी करना. सर तो अभी तक किसी ने कोशिश नहीं करी. मैं कहता रहा हूँ ट्राई कर रहे हैं लोग, साइंटिस्ट बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं निकल पाया. और कार्नोट ने भी जो वो पूरा प्रूव करके दिखाया था, वो पूरा प्रूफ भी उसके सपने में आया था. और उसने सपने में जब वो प्रूफ पूरा करके दिखाया तो कोई भी साइंटिस्ट उस पर कहीं पर भी गलती नहीं निकाल पाया. उसमें किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं निकाल पाया. उसके बाद कहते ये हैं कि उसको कुछ दिन बाद फिर सपना आया था और उसने ये कहा था कि अब मैं प्रैक्टिकल इंजन डिजाइन करूंगा, मैंने सपने में देखा है. तो उसने सपने में देखा और प्रैक्टिकल इंजन डिजाइन करने की वो प्रोसेस में ही था और वो उस प्रोसेस में ही मर गया. तो ये रियल फैक्ट है, बनाई हुई कहानी नहीं है. आप नेट पर भी पढ़ सकते हो.
उसके बाद साइंटिस्ट ने बहुत कोशिश करी लेकिन कोई ऐसा इंजन नहीं बना पाया। उस इंजन का बेसिकली खास बात क्या थी कि उसमें जितना आप हीट ले रहे थे ना, जितना आपने एनर्जी गेन कर रहे थे, मतलब किसी भी उससे, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, उससे आप एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो एनर्जी कभी वेस्ट ही नहीं हो रही थी। जितनी भी एनर्जी उससे बाई प्रोडक्ट निकल रहे थे, बाई प्रोडक्ट जो है वो फिर वापस पेट्रोल में या डीजल में कन्वर्ट कर देते थे उसको। तो उसकी खास बात ये थी कि अगर आपने एक बार अपने स्कूटर में पेट्रोल डलवा लिया तो वो कभी खत्म ही नहीं हुआ। तो ऐसा इंजन था वो, तो वो नहीं बन पाया प्रैक्टिकली। खैर चलिए अगला देखते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के बाद में नेक्स्ट देखेंगे इसी में इसकी जो दूसरी स्टेटमेंट है वो है क्लॉसियस स्टेटमेंट। इस प्रोसेस को क्लॉसियस ने कैसे एक्सप्लेन करा? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को क्लॉसियस ने कैसे एक्सप्लेन करा? इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन, इट इज इम्पॉसिबल for a self-acting machine self-acting machine एक इंजन को ही self-acting machine बोलते हैं। It is impossible for a self-acting machine unaided by an external agency unaided by any external agency unaided by any external agency, comma, to transfer heat from a body to transfer heat from a body to another body, to transfer heat from a body to another body at higher temperature. क्लॉसियस ने इसको इस तरह से एक्सप्लेन करा कि किसी भी सेल्फ एक्टिंग मशीन, यानी कि इंजन को ही सेल्फ एक्टिंग मशीन बोलते हैं, किसी भी सेल्फ एक्टिंग मशीन में ये इम्पॉसिबल है कि हीट को किसी भी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करा जाए जो बॉडी हायर टेम्परेचर पर हो। हीट मतलब हमेशा हायर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ही ट्रांसफर होगी, उसके अलावा किसी और डायरेक्शन में ट्रांसफर नहीं होगी। ये दो स्टेटमेंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर आपसे पूछा जाता है तो उसमें केवल ये थ्योरेटिकल पोर्शन ही है, बहुत ज्यादा डिटेल में करना इसमें है नहीं अपने सिलेबस में, ठीक है, हमको बस इतना ही करना है। इसके बाद बेटा लास्ट टॉपिक पर आते हैं, इसके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। मैं इस तरफ कर रहा हूं और ये भी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये भी समझ जाएंगे आप। नहीं नहीं थ्योरेटिकल नाम से ही समझ में नहीं आ रहा, कुछ कुछ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस है, फिजिकल का नाम से ही समझ में आ रहा होगा शायद, हाँ थोड़ा बहुत वैसे ही। नहीं सर, क्या मतलब हीट कर बताओ, बस एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैं समझ जाऊंगा। हाँ जी, अब नेक्स्ट है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस देखिए, रिवर्सिबल प्रोसेस ये अगला टॉपिक है, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में नोट करेंगे एनी प्रोसेस व्हिच कैन बी मेड टू प्रोसीड any process which can be made to proceed any process which can be made to proceed in the reverse direction
made to proceed in the reverse direction, made to proceed in the reverse direction by variation in its conditions by variation in its conditions by variation in its conditions such that any change occurring in any part any change occurring such that any change occurring in any part any change occurring in any part of the direct process in any part of the direct process is exactly reverse in the corresponding part is exactly reversed in the corresponding part of the reverse process is called reversible process. मुझे लगता है अपने आप ही इसमें समझ में आ गया होगा, कोई ऐसी मुश्किल चीज है नहीं। फिर भी बता देता हूँ, समझिए, यानी process which can be made to proceed in the reverse direction by variation in its conditions such that any change occurring in any part of the direct process is exactly reverse in the corresponding part of the reverse process is called a reversible process. मतलब अगर कोई भी एक हमारे पास ऐसा प्रोसेस है जिसकी कुछ कंडीशंस में ऐसा चेंज किया जाए कि चेंज करने पर जो हमारा जो आउटकम आया है, जो प्रोडक्ट आया है, उस प्रोडक्ट से वापस हमारे ओरिजिनल रिएक्टेंट्स आ रहे हैं, उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। ये रिवर्सिबल प्रोसेस ही यूज करा था उसने, कार्नोट ने इस रिवर्सिबल प्रोसेस को ही यूज करा था कि जब आप कंबशन चालू रखेंगे तो तब जितना भी फ्यूल है वो सारा का सारा फ्यूल जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और जो जो अनयूज्ड फ्यूल होगा वो सिंक के थ्रू एज अ वेस्ट प्रोडक्ट मतलब स्मोक बनकर, धुआं बनकर बाहर निकल जाएगा। तो जब तक कंबशन चालू रहेगा तब तक ये प्रोसेस चलेगा और कंबशन के ऑफ होते ही जितने भी वेपर्स कन्वर्ट हुए और जितनी भी एनर्जी हुई है वो सारी की सारी कन्वर्ट होकर वापस फ्यूल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा उसने इंजन डिजाइन करा था। खैर वो नहीं बन पाया। रिवर्सिबल प्रोसेस ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने यूज करा वाटर को अगर आपने ब्रेक करने की कोशिश करी और आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करा, तो रिवर्सिबल प्रोसेस ये कहता है कि आपने वाटर को कैसे ब्रेक करा। फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से उसको ब्रेक करा, ठीक है, तो आपने रिवर्स इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस कुछ इस तरह से अप्लाई करा कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हुए थे वो वापस रिकम्बाइन होकर वापस वाटर बन गए। तो रिवर्सिबल प्रोसेस ये होता है जिसमें कुछ भी कंडीशंस को चेंज करके ओरिजिनल जो रिएक्टेंट्स हैं हम वापस उनको अटेन कर पाए। समझ गए? इसका एक एग्जांपल देख लीजिए रिवर्सिबल प्रोसेस का। एग्जांपल है an infinitely small compression, an infinitely small compression and expansion of an ideal gas and expansion of an ideal gas at constant temperature. At constant temperature. और एक डायग्राम बना देना इसमें।
डायग्राम वही है तो पूरे चैप्टर में एक जैसा ही डायग्राम हम पिस्टन वाला देखते आ रहे हैं, वही यहाँ पर सब जगह डायग्राम वही बन रहा है, कोई नया डायग्राम नहीं बनवाया मैंने आपको इस चैप्टर में, हर टॉपिक में सेम डायग्राम बना है, वही बनाना है यहाँ पर भी, बस यहाँ पर 3-4 स्टेजेस दिखा देनी है अलग अलग। इसका कोई लाइव एग्जांपल है ना, वही तो बता रहा हूँ, लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ, देखो अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल कहाँ प्रैक्टिकल, हमने इस बार जो वैसा था वो थोड़ा बड़ा बना दिया और एक कस्टम बनाएंगे, फ्रिक्शनलेस सिस्टम, फ्रिक्शनलेस सिस्टम ये हो गया, और फिर आप 4 अलग अलग लेवल्स दिखा दीजिए, यहाँ दिखाइएगा, ये है आइडियल गैस, यहाँ लिखना, शुरुआत में इधर लिखेंगे P नॉट V नॉट T नॉट, फिर यहाँ लिखना P1 V1 T1, फिर P2 V2 T2, P3 V3 T3, P4 V4 T4, इसको कहेंगे स्लो कंप्रेशन, P नॉट V नॉट T नॉट। अच्छा हाँ, यहाँ पर टेम्परेचर सब में T नॉट दिखाएंगे, सब में T नॉट दिखाइएगा टेम्परेचर, क्योंकि हर कांस्टेंट टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं, P1 V1 T नॉट, P2 V2 T नॉट, P3 V3 T नॉट और P4 V4 T नॉट। यहाँ लिख देना स्लो एक्सपेंशन, मतलब अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए अगर किसी गैस को स्लोली कंप्रेस करा जाए, तो अगर वो यहाँ पर P1 V1 T नॉट, P2 V2 T नॉट, मतलब इस लेवल पर अगर गैस का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T नॉट है, तो अगर मैं बिल्कुल सेम प्रोसेस के यहाँ तक हमने गैस को दबा दिया, कंप्रेस कर दिया, तो धीरे धीरे अगर हम गैस को एक्सपैंड भी करते हैं ना, तो वापस जो यहाँ पर इस पोजीशन पर जो प्रेशर और वॉल्यूम था, वही प्रेशर और वॉल्यूम इस पोजीशन पर मेरे को मिलेगा। ठीक है, मतलब ये है कि दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस इफ डन स्लोली एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर एक्सपेंशन और कंप्रेशन स्लोली करा जाए कि टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो, धीरे धीरे करा जाए, तो किसी भी तरीके का कोई प्रेशर का या वॉल्यूम का लॉस नहीं होता। बताइए, समझ में आ गया सभी को? समझ गए सभी? क्लियर है? यस सर। ठीक Yes, sir, clear है। अगला लिखिए जी, अगला इररिवर्सिबल प्रोसेस। इररिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक, इसमें नोट करें इररिवर्सिबल प्रोसेस में एनी प्रोसेस व्हिच कैन नॉट बी रिट्रेस्ड इन द रिवर्स डायरेक्शन, any process which cannot be retraced in the reverse direction
Any process which cannot be retraced in the reverse direction exactly is called an irreversible process. Exactly is called an irreversible process. Full stop. Most of the processes occurring in nature are irreversible processes. Most of the processes occurring in nature are irreversible processes. Example, diffusion of a gas. Diffusion of gas. Second है dissolution of salt in water. Dissolution of salt in water. और थर्ड है रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन हमें सबको पता है कि अगर आयरन में रस्टिंग हो गई है तो वापस उससे आयरन नहीं बनाया जा सकता. हम सब जानते हैं कि अगर मैंने पानी के अंदर सॉल्ट को घोल दिया है, खूब अच्छे से मिला दिया है, तो हाँ इवेपोरेशन के थ्रू मैं सॉल्ट को वापस तो रिप्लेस कर सकता हूँ, लेकिन एग्जैक्टली उतने ही अमाउंट का सॉल्ट मिल जाए ये नहीं कहा जा सकता, कुछ सॉल्ट वेस्ट भी हो जाएगा. फर्स्ट डिफ्यूजन ऑफ गैस. डिफ्यूजन ऑफ गैस क्या है कि अगर मान लीजिए गैस डिफ्यूज हो गई है, हवा में डिफ्यूज हो गई है, तो ऐसा कोई प्रोसेस है नहीं जहां से गैस को अलग अलग पकड़कर मॉलिक्यूल्स और लेकर आया जाए और वापस उसको ओरिजिनली उसी सिलेंडर में स्टोर कर दिया जाए जहां से वो डिफ्यूज हुई. तो बेटा ये आपके हो गए इरिवर्सिबल प्रोसेसेस. इसके साथ ये वाला चैप्टर थर्मोडायनामिक्स खत्म होता है. नेक्स्ट क्लास कर लूंगा, नेक्स्ट में आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस करा देंगे स्टार्ट. ठीक है तो सर हाँ जी बताइए. सर साइक्लिक प्रोसेस क्या है? साइक्लिक प्रोसेस ये होता है जहां पर ना एक कंप्लीट साइकिल चलती है. जैसे कि आपने, मुझे लगता है कि 9th क्लास में शायद आपने करा होगा, नाइट्रोजन साइकिल होता था. नाइट्रोजन साइकिल होता था, तो वो एक साइक्लिक प्रोसेस है कि एक जगह से प्रोसेस स्टार्ट होकर और घूमकर वापस अपनी ओरिजिनल उसमें आ जाए. समझ रहे हैं? जैसे कि इवेपोरेशन जो है ना, पानी का जो इवेपोरेशन है, जो नेचर में इवेपोरेशन होता है पानी का, वो भी एक साइक्लिक प्रोसेस है. ये नहीं कहा जा सकता कि समंदर का पानी इवेपोरेट होकर और फिर घूमकर वापस रेन बनकर आया, या रेन का पानी से समंदर बना और फिर इवेपोरेशन. ये नहीं कहा जा सकता. समझ गए? यस सर. सर उसमें कुछ ऐसा होता है क्या इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाती है टोटल? हाँ, उसमें जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट लगता है. ओके सर. हाँ जी. अच्छा ये बता दीजिए कल दोपहर में होंगी बस. चलिए ठीक है, फिर कल रात को ही रखेंगे क्लास. ठीक है, कल कराते हैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट काइनेटिक थ्योरी.